हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के चैप्टर से हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर, यानी स्वतः परागण और क्रॉस परागण में अंतर आपको बताना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा जा सकता है वो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर बताइए। और दोनों के डायग्राम को भी आप देख लें कि दोनों के डायग्राम में भी क्या डिफरेंस है, ये भी हमें पढ़ना है। वाई इज़ एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब फल को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो हमें देखना है यहाँ पर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूविल विथ ए लेबल डायग्राम। बीजांड की एक नामांकित संरचना बनाना है। राइट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इन्हें दोहरा निषेचन किसे कहते हैं उसके महत्व को समझाना है। उसकी प्रोसेस को भी आप तैयार करके रख लें। उसमें पूछा जा सकता है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फ्यूजन क्या होता है, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे क्या आगे प्रिपेयर होता है आगे जा कर के, और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें और भी बनती हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ हार्मोन्स रेगुलेटेड। इसमें साइकिल के बारे में डायग्राम भी बना लें पूरा और उसको तैयार कर लें। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आप प्रिपेयर कर लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसको आप लाइन डायग्राम के साथ में अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है तो उसको भी तैयार कर लें। इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो उसको तैयार कर लें। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी एक क्वेश्चन है। और इसमें ये हमें बताना है कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण जनसंख्या विस्फोट होता है, तो वो कारण हमको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताने हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो कि आप जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के अंदर इनको मानते हैं आप। तो इस तरह की जो प्रोसेस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु पर आप तैयार कर लें। जिफ्ट ये क्या होता है, इनको भी आप तैयार कर लें, ये भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो इस तरह से ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें जिससे कि आपकी प्रजनन का चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन का चैप्टर ठीक तरीके से तैयार हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो थैंक यू। और इन क्वेश्चंस पर आप अच्छे से फोकस कर लेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मैंने नहीं भी बोले, उसमें आप एक और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं जिसमें TS ऑफ ओवरी है, अंडाशय की नामांकित काट का चित्र बनाने को भी आ सकता है, तो वो भी एक क्वेश्चन तैयार आपको इसमें कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस और इसमें जो ऐड कर दूं मैं, इसमें ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, इनके ऊपर भी आपको नोट पूछा जा सकता है, वो भी आपको इसमें देखना है। और एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, भ्रूण जनन जिसको कहते हैं, वो भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लें इसमें, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है वो एग्ज़ाम में। और वो डायग्राम सहित तैयार करें उसको, जैसे ब्लास्टुला है उसका डायग्राम बना लें, मोरुला का डायग्राम बना लें, नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी होती हैं, इनको भी उसमें प्रिपेयर करके देख लें, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा यदि इन 3 क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के यानी कि आनुवांशिकी और विकास के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें एक क्वेश्चन है पहला,
मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने जो मटर का पौधे हैं उसको, मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए क्यों उपयोग में लाया? क्या कारण थे कि मटर के पौधे का ही उपयोग उन्होंने अपनी आनुवांशिकी के जो भी प्रयोग थे उसको करने के लिए किया? कोई और पौधा क्यों नहीं ले लिया उन्होंने? तो इसके ऊपर आपको वो 7 पॉइंट जो मटर के पौधे के बारे में बताए गए हैं, उसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वो तैयार कर लेना है। राइट डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी के बीच में अंतर बताना है आपको। डिफाइन एंड डिज़ाइन ए टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का पूरा जो भी पुनेट स्क्वायर चार्ट के थ्रू आप उसको समझा लें वो अच्छा रहेगा आपको, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहे और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। तो वो टेस्ट क्रॉस जो है उसको एक पुनेट स्क्वायर चार्ट के थ्रू आप समझाएं। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, वंशावली विश्लेषण जिसको कहते हैं वो क्या होता है, वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है डिजीज़ के प्रेडिक्शन में, वो आनुवांशिक इतिहास किस तरीके से बताता है, जेनेटिक हिस्ट्री किस तरीके से पता चलती है, ये सब पॉइंट उसमें इंक्लूड करते हुए पेडिग्री एनालिसिस वंशावली विश्लेषण के ऊपर एक नोट तैयार कर लें। इसके बाद सहप्रभाविकता और अपूर्ण प्रभाविकता, इंग्लिश में जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके ऊपर आप एग्जाम्पल सहित पूरा एक उसके ऊपर नोट तैयार कर लें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम होता है मेंडल का, उसको आप समझाइए, उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असार्टमेंट जो होता है ना उसी के ऊपर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी। जो RH फैक्टर होता है जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, इसके ऊपर यदि RH फैक्टर में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन से RH फैक्टर जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको तैयार करना है। राइट एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है, आनुवांशिक कोड किसे कहते हैं, वो तैयार कर लें। लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, राइबोसोम क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर राइबोसोम का ट्रांसलेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान देता है वो आप तैयार कर लें। राइबोसोम वैसे भी आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो होती है, अनुवादन की प्रक्रिया, उसमें प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएँ होती हैं उसकी, तो राइबोसोम क्या हेल्प करता है उसमें, ये हम उसमें तैयार करें। वाई इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चलाया गया वो एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहलाता है, इसको समझाना है। राइट ए डिटेल नोट ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA की जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है प्रोसेस उसको समझाना है। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA का वाटसन क्रिक मॉडल क्या होता है। एक्सप्लेन DNA डुप्लीकेशन इन शॉर्ट, DNA की जो डुप्लीकेशन की प्रोसेस है, और इसी को मैं एक तरीके से बताऊं कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन, उस प्रोसेस को आपको समझाना है। DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है DNA की जो प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को समझाने का काम करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, mRNA ज़रूरी होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए भी, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, अनुलेखन किसे कहते हैं, वो भी इसी तरह एक पार्ट है। तो आप mRNA की सिंथेसिस यदि आप बता रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसको भी आप समझा दें उसी में कि अनुलेखन किसे कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन समझाना है आपको, अनुलेखन समझाना है, ऐसा समझ लें। हार्शे-चेज का एक्सपेरिमेंट समझाना है आपको, और DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इस बात को प्रूव करना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के, इन आनुवंशिकी और उद्विकास के। तो उद्विकास भी एक चैप्टर है, और उद्विकास में कई पॉइंट्स आते हैं जिनको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना सही रहेगा कि उनको भी आप एलोबरेट करके अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह जो है वो भी एक पॉइंट इसके अंदर आता है कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसके लिए ये मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट दिया गया। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी भी है उसी में, कार्बनिक उद्विकास का वाद है उसके अंदर। और वैसे भी जो इवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं
जिसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी अपसारी और अभिसारी उद्विकास, और जो भी उस उद्विकास से संबंधित इवोल्यूशन की जो एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, उनको भी ठीक तरीके से तैयार करना है। तो उद्विकास भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें ठीक तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। इवोल्यूशन के लिए हम उसमें ये भी ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको भी प्रिपेयर कर लें। वो भी पूछा जा सकता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसको समझाइए, तो वो भी उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ठीक तरीके से हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 8 ह्यूमन वेलफेयर इन बायोलॉजी, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें हमें वो तरीके बताने हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए कारगर हो सकती हैं, जो इफेक्टिव हो सकती हैं, वो तरीके हमको बताने हैं, वो कौन कौन सी मेथड्स हैं वो बतानी है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, उनको तैयार कर लें और उनके जो भी मेजर्स होते हैं उनके तैयार करना है हमको। दूसरा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। वो कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि अल्कोहल के सेवन से होते हैं या ड्रग्स की यदि आदत बन जाती है व्यक्ति में तो उससे होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कंपैरेटिव वे में भी पढ़ लें क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस। बायोलॉजी ने किस तरीके से हमें हेल्प करी है कि हम ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन था प्रिवेंटिव मेजर का और दूसरा क्वेश्चन एक और जो इधर आया है ये 3rd नंबर पे, वो कंट्रोल का है। तो आप कैसे उनको नियंत्रित करेंगे, उनके ऊपर भी आप तैयार कर लें, मेजर्स भी देख लें और कंट्रोल भी कर लें, उन दोनों के ऊपर क्वेश्चन तैयार कर लें। एक और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है इम्यूनिटी पर बेस्ड, यानी प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तुलनात्मक रूप से भी पढ़ लें, नोट के फॉर्म में भी पढ़ लें, दोनों तरीके से आप प्रिपेयर कर लें उसको। एक और क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यानी जो प्रतिरक्षी निकाय होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के क्या माने जाते हैं, एक तरीके से सोल्जर माने जाते हैं। वो किस तरीके से हमें डिजीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं ये तो अलग बात हुई, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्रोटीन की चेन्स होती हैं, क्या होता है उसके अंदर, वो सब के बारे में आपको स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है वो डिजीज़ के ऊपर है एक और वो है गंभीर बीमारी जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन तैयार करना है। फिर एक और बीमारी है, वो भी एक गंभीर बीमारी है और वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन तैयार करना है। एंटीजन और एंटीबायोटिक्स क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनको भी आप तैयार कर लें। एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाती हैं, पहले तो एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, किन से वो बनती हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करना है। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है मलेरिया डिजीज़ का। तो मलेरिया जो डिजीज़ होती है प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है, तो प्लाज्मोडियम का एक लाइफ साइकिल पूरा बना के देख लेना है, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ में मलेरिया का पूरा आप नोट भी तैयार कर लें। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसमें भी माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 2 प्रोसेस हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इन दोनों प्रोसेस के बाद फिर टर्सरी आता है, लेकिन पहले आप इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इन दोनों को आप जो म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट का जो डायग्राम है उसके थ्रू ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वो दोनों स्टेप वाइज आप तैयार करके यदि आता है तो वहाँ पर एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या इनका उपयोग हम सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे कर सकते हैं,
इसमें आप बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। बायोगैस प्लांट का डायग्राम प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उससे बायोगैस बनती है, उससे आप बायोगैस प्रिपेयर कर सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं, जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो कि काऊ डंग होता है उससे मीथेन गैस प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया काऊ डंग में प्रेजेंट होते हैं, और उसके थ्रू मीथेन गैस बनाई जा सकती है, जिसका एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी उपयोग किया जा सकता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमको इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर कर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, राइट इट्स इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को बताइए। जीन क्लोनिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, उसको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में क्यों रखा गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये जीन क्लोनिंग की प्रोसेस होती है। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है इसको आपको समझाना है, उसके इम्पोर्टेंस को भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम की प्रक्रिया क्या होती है। पहली बात तो ये कि डाउन स्ट्रीमिंग होता क्या है, इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन की प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। जब किसी इस तरह के प्रोडक्ट का जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, यदि उसका लार्ज स्केल पर हमें प्रोडक्शन करना होता है तो डाउन स्ट्रीमिंग जो प्रोसेस होती है वो फॉलो करी जाती है। तो डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस के डायग्राम सहित आप इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, और प्लाज्मिड का डायग्राम बना करके भी देख लें, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये एक तरह का वेक्टर है और जीन क्लोनिंग में भी काम आता है ये, और ये प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस भी है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ भी है ये। इसको आइसोलेट करा जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, और इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करा गया है। जो PBr322 है ये भी एक तरह का प्लाज्मिड है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करा गया है। तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड का भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, तो आप उसको भी तैयार कर लें और एक डायग्राम बना करके भी प्लाज्मिड का देख लें, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी आप देख लें। इसमें PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस बायोटेक्नोलॉजी में, इसको भी हमें समझना है। तो राइट ए नोट ऑन PCR वो भी आप तैयार करेंगे इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान होता है, इसको हमें समझाना है। एप्लीकेशंस आपको बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं स्पेशली एग्रीकल्चरल फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में, वो लिखने हैं। क्या क्या उससे बनाई गई हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स बनाई गई हैं, क्या न्यू टेक्निक्स उसके अंदर आई हैं एग्रीकल्चर में, वो लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ GM क्रॉप्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ GM क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं वो आपको समझाना है, क्योंकि इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो एग्रीकल्चर के लिए एक रेवोल्यूशन है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों तरीके से देखना है। फिर एक और क्वेश्चन जो है बायोपायरेसी और बायो पेटेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। और बायोपायरेसी बायो पेटेंट, ये दोनों जो वर्ड हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड हैं, क्योंकि पायरेसी जब कब मानी जाएगी, जब वो पेटेंटेड नहीं होगा। तो वो पेटेंटेड नहीं होगा, या हम इसको कहें कि यदि पेटेंटेड होगा तो वो पायरेसी कहलाएगी। तो बायो पायरेसी कब होगी, जब वो बायो पेटेंटेड होगा, और यदि उसकी टेक्निक को कोई क्या करता है, इलीगल तरीके से उसको पायरेसी करता है, उसको चुरा लेता है एक तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बायो पायरेसी है। तो पहले पेटेंटेड होना ज़रूरी है, तभी वो पायरेसी मानी जाएगी। तो बायो पेटेंटेड है तो बायो पायरेसी वर्ड आएगा। तो बायो पायरेसी और बायो पेटेंट, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी पारिस्थितिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इसमें एक पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन
जनसंख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है? बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव क्या है? ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर, नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी, ये भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो एक पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिपेयर करने हैं। ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन को डिफाइन करने को भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी पूछ सकते हैं वो। तो हमें दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन इसका एक इकोलॉजी के यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद कुछ कर्व्स हैं, कुछ ग्राफ हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। तो इनमें एक्सप्लेन लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जो आप ग्राफ बना करके देख लें, वो जो कर्व आता है उसको बना के देख लें ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है। इसमें एस शेप्ड और जे शेप्ड कर्व भी बना करके देख लें, उसमें सिग्मॉइड वाला और जे शेप्ड वाला, ये दोनों तरीके के ग्रोथ कर्व और बना के देख लें अलग से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, इसको डायग्राम सहित तैयार कर लें। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तैयार कर लें। किसी भी तरीके से आए हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो फूड चेन भी कई टाइप की होती हैं, उसमें ग्रेजिंग फूड चेन आती है, डेट्रिटिस फूड चेन आती है। फूड चेन का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी साथ में तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, ये दोनों तरीके के कंपोनेंट आते हैं। तो वो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर हमको प्रिपेयर करने हैं। उसका डायग्राम भी बना के देख लेंगे, इकोसिस्टम का डायग्राम बना के देखना भी ज़रूरी है, वो भी अलग से पूछा जा सकता है। कोई एक ग्रासलैंड का, टेरेस्ट्रियल का या पॉन्ड का, किसी का भी लेक का, आपको एक इकोसिस्टम रेडी रखना चाहिए ताकि पूछा जाए तो हम कम से कम उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसको हम कॉपी में लिख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड कैसे कहते हैं, उसको डिटेल में समझाना है। इकोलॉजिकल पिरामिड कई प्रकार के होते हैं, नंबर का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड होता है। उसमें एनर्जी का पिरामिड अपराइट ही बनता है, उसका रीज़न क्या है? एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो वन वे होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनली क्यों होता है, तो उसको भी हमें समझाना है, उसका रीज़न देना है कि क्यों होता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, इसको भी आप समझाएंगे। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण क्या है और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अलग से बता रहा हूँ, इसमें कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जिसको कहते हैं, जिनमें प्रीडेशन क्या है, परभक्षण क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है ना, कमेंसलिज्म क्या है, सहभोजिता क्या है, परजीविता क्या है यानी कि पैरासिटिज्म क्या है। इनको आप थोड़ा थोड़ा सा 6-6 लाइन, 5-5 लाइन ऐसा प्रिपेयर कर लें और उसमें एग्जाम्पल्स भी लिख लें, उदाहरण सहित लिखें इसको। और कंपैरेटिव वे में भी पढ़ें, तुलनात्मक रूप से। जैसे आप पढ़ रहे हैं कमेंसलिज्म, सहभोजिता पढ़ रहे हैं आप, तो साथ साथ आप उसमें पैरासिटिज्म भी पढ़ो साथ में, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो पाए कि भाई होता क्या है। परोपकारिता, सहभोजिता या परजीविता, ये सब चीज़ें एक दूसरे से, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा लगता है देखने से कि अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है इनमें। तो वो क्या अंतर है, जब आप इसको कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे तो अंतर समझ में आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 के इकोलॉजी के पारिस्थितिकी के।